मतलब है कि आपने पेशेंट को कंप्लीटली पैरालाइज सेडेट करना है और वो बिल्कुल वेंटिलेटर के उसके ऊपर आप उसको छोड़ देंगे, वेंटिलेटर उसको ब्रेथ्स देगा। उसमें आपने पेशेंट को सेडेट करना है, पैरालाइज करना है, उसमें डायज़ेपाम इन्फ्यूजन 10 इंजेक्शन आपने नॉर्मल स्लाइन में 100 सीसी माइक्रोब्यूरेट के अंदर डाल के आपने 20 माइक्रोड्रॉप्स तक आप लेके जा सकते हैं। 10 से आपने स्टार्ट करनी है। एट्राक्यूरियम जो होता है उसके साथ आपने चलाना है और वो आपको मिलता है 30 और 50 की स्ट्रेंथ के अंदर। अगर 30 आपने डाली है तो 5 इंजेक्शन आप लेंगे 150 करने हैं। अगर 50 लिए हैं तो 3 इंजेक्शन, उसको भी 5 माइक्रोड्रॉप से स्टार्ट करके 20 तक आप लेके जा सकते हैं टिल के पेशेंट की अपनी कोई एफर्ट ना रहे। फिर उसके बाद SIMV मोड है। ये है कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आप पेशेंट की अपनी ब्रेथ्स जो है इसको लेने देते हैं, लेकिन आपको ये डर होता है कि कोई 1-2 ब्रेथ्स जो है इसकी इफेक्टिव नहीं है, या अपनिया में जा रहा है, तो उस वक्त उसको वेंटिलेटर जो है वो सपोर्ट करेगा और वो उसको जो भी मतलब मैंडेटरी वेंटिलेशन है वो उस वक्त उसको देगा। इसमें पेशेंट को आपने सेडेट पैरालाइज नहीं करना क्योंकि वेंटिलेटर उसके साथ सिंक करेगा और उसको वो वेंटिलेशन जो है वो देगा। फिर उसके बाद जो थर्ड होता है वो आप प्रेशर सपोर्टेड वेंटिलेशन होती है और CPAP होता है। एक जो आपका वेंटिलेटर है ड्रैगर का, उसके अंदर CPAP भी आता है सिर्फ नहीं, उसमें ये आता है CPAP आता है। इसमें जब आपकी प्रेशर सपोर्टेड वेंटिलेशन, ये बेसिकली प्रेशर सपोर्टेड का मतलब ये है कि जब आप वीन करवा रहे हैं ना मरीज को, यानी आप छुड़वा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से, तो सबसे पहले तो उसमें स्टेप ये हायर जो होता है ना कि आप असिस्टेड दे रहे हैं, फिर आप उसको SIMV का ट्रायल देंगे तो उसको खुद ब्रीथ करने देंगे। अगर वो कहीं रुकेगा तो आप उसको चालू कर दें। बिल्कुल एक बच्चा है जिस तरह छोटा सा, उसको चलना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले तो उसको कंप्लीटली उसको ऐसे सहारा देके चलाएंगे, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जब आपको लगेगा कि ये अब चल सकता है लेकिन मैंने इसको सुपरवाइज करना है, तो आप उसको ऐसे करके कहेंगे चलो, और जहां वो गिरने लगेगा वहां उसको संभाल लेंगे, तो वो ये वेंटिलेशन। फिर उसके बाद तीसरी जो स्टेप डाउन आप करेंगे वो प्रेशर सपोर्टेड वेंटिलेशन है, जो कि जो ड्रैगर वाला उसमें सिर्फ CPAP आता है, इसमें ये आ रहा है, उसमें CPAP ही देना है। ये तीसरा मोड है। इसमें क्या करना है कि आपको उसको सिर्फ प्रेशर से सपोर्ट करना, ठीक है। आप उसको इंस्पिरेशन में भी प्रेशर दे रहे हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये कि इंस्पिरेशन में भी प्रेशर है और एक्सपिरेशन में भी प्रेशर है, वो वेंटिलेटर उसको दे रहे हैं। जब एक होता है बायपैप का फंक्शन इसमें नहीं है, वो अलग से होता है। हाँ, वो ही होता है कि आपने इंस्पिरेशन में उसको प्रेशर देना होता है और उसके बाद एक्सपिरेशन में देना होता है। इंस्पिरेशन में अलग होती है प्रेशर 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक्सपिरेशन में 4 से 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। कंटिन्यूस नहीं होता, ये कंटिन्यूस है। इसके बाद जो स्टेप डाउन होता है ना वो आपका T-ट्यूब आ जाती है। T-ट्यूब के जरिए आप T-ट्यूब का ट्रायल देते हैं। T-ट्यूब में कोई वेंटिलेटर का रोल नहीं है, ऑक्सीजन आप देंगे। उसको भी अगर वो सहार लेते हैं और टेकेप्निक नहीं होता तो फिर आप उसको एक्सट्यूबेट करते हैं। तो ये तो पहले सिंपल जो है ना उसके मोड्स हैं। अब जो चीजें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम HTU के अंदर आएंगी वो क्या है? HTU के अंदर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है पेशेंट की और वो टाइडल वॉल्यूम नहीं बना रहा या उसकी सैचुरेशन ड्रॉप करती जा रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि पेशेंट टेकेप्निक हो रहा है, तो उसके क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो आपने क्या किस तरह देखा? वो आपने जो सबसे पहली चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि उसकी ट्यूब चोक कर देगी। सबसे पहले उसमें आपने क्या करना है कि सोडा बाइकार्ब जो है उसको लेना है और उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर आपने इंजेक्ट करना है, ठीक है, और साथ आपने एम्बो करना है 2-3 दफा ताकि वो सोडा बाइकार्ब जो है वो आगे चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपने सक्शन मशीन के जरिए उसको सक करना है। अगर तो वो ठीक हो जाता है तो इसका मतलब है कि ट्यूब आपकी चोक हुई है। उससे भी पहले आप चेक कर लीजिएगा पोजीशन ठीक है, या उसके बाद चेक कर लीजिएगा। पोजीशन भी बाजू का ट्यूब की हिल जाती है, ट्यूब हिल जाती है, प्रॉपरली एंकर नहीं आपने की तो ट्यूब जो होती है वो हिल जाती है। तीसरी ये है कि वो एस्पिरेटेड है पेशेंट, ऑलरेडी इसकी सिक्रीशंस इतनी डेंस है, थिक है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वैसे ही मतलब ब्लॉक हो गई है और उसमें आपने सक्शन नेब्स वगैरह करवानी है। एक में तो है ना कि सिर्फ चोक हुई है, एक में होती है कि नेबुलाइजेशन वगैरह भी आपने इसको दी, तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी वगैरह भी आप उसकी जो है वो करवा सकते हैं। चौथी चीज ये है कि पेशेंट जो है वो उस SIMV मोड को सहार ही नहीं रहा। असल में वो असिस्टेड वेंटिलेशन का कैंडिडेट है और हम उसको उसकी औकात से बढ़ के SIMV पे लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको फौरन सेडेट पैरालाइज करें, ठीक है। और उसके बाद सेडेट पैरालाइज करने के बाद या तो उसको असिस्टेड मोड पे दोबारा डाल देंगे, यानी दोबारा वेंटिलेटर के रेमो करम में, या फिर हम कहेंगे कि जी इसको दोबारा हम ट्रायल देते हैं कि ये जो उसकी सेडेशन पैरालिसिस जब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसका असर जायल होगा तो उसके बाद देखते हैं कि ये दोबारा उसके साथ वेंटिलेटर के साथ सिंक करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो उसको SIMV पे ही रखेंगे, अगर वो नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें डिसीजन जो है अपना रिव्यू करना चाहिए कि हम इसको दोबारा से
असिस्टेड मोड के ऊपर जो है ना वो डालें। ज्यादातर मरीज यहाँ पे SIMV मोड, और SIMV मोड के अंदर पेशेंट के टेक्निक होने की वजूहत मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्यूब चोक हुई है, आपने सोडा बाइकार्ब देके एम्बो करना है, सक्शन करनी है, नेप्स करा दें, फिजियोथेरेपी करा दें, ठीक है, ट्यूब की पोजीशन को चेक कर लें, ठीक है, पहली। दूसरी ये है कि पेशेंट जो है वो असिस्टेड वेंटिलेशन का कैंडिडेट था, आपने गलत उसको SIMV पे डाल दिया, तो उसको थोड़ी देर के लिए सेडेट पैरालाइज करें एंड रिव्यू कि दोबारा से वो टेकेप्निक हो जाता है। अगर वो बार बार टेकेप्निक हो रहा है, जैसे ही आप सेडेशन और पैरालिसिस को ऑफ करते हैं, इसका मतलब ही वाज परहैप्स कैंडिडेट ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन, आपने इसको गलत SIMV पे डाला। SIMV के ऊपर जो है बताएंगे BT, ये हमारा है 500। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि वो ये कहते हैं कि जो खवातीन होती हैं उसके अंदर 45 का फिगर आपने याद रखना है, मेल्स के अंदर आपने 50 का फिगर याद रखना है। खवातीन का 5 फुट 45 के बराबर, मेल का 5 फुट 50 के बराबर, हर इंच उसके ऊपर से जो है वो 2.3 के बराबर है। अब फॉर एग्जाम्पल 5 फुट 4 इंच, 2.3 को आप 4 से जरब देंगे, जो भी जवाब आएगा, या अगर 5 इंच है 2.3 को 5 से जरब देंगे, ठीक है, जो भी जवाब आ रहा है उसको आपने 50 में या 45 में जमा करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 6, 7 या 8 से। वो 6, 7, 8 क्या चीज है? 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से देते हैं। हाँ, टाइडल वॉल्यूम जो है उसको 6, 7 या 8 से फिर आपने जरब भी देनी है, सही है, ये ऐसे। तो वो टाइडल वॉल्यूम आपका, अब जिस तरह इस पे अगर आप फोकस करें तो ये टाइडल वॉल्यूम उन्होंने 500 लिखा, लेकिन हमने हाइट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमने इसको सेट करना है। ये यहां से सेट होता है, ये जरा हाँ, ये पैरामीटर्स आगे हाँ, यहाँ से जाएंगे, ये ऐसे का आ गया, ऐसे इसमें BT जितना आपने रखना है, ठीक है। ये नॉब को घुमाएंगे और उसके बाद हाँ, इसमें जो मतलब टच भी होता है और इधर से भी आप करते हैं, इसको करेंगे तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, वैसे टच भी आपकी मर्जी है जो। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने 12 उसको ब्रेथ्स देनी है, हाँ 12 ब्रेथ्स देनी है या ज्यादा देना है। हाइपर वेंटिलेट हम करवाते हैं आमतौर पर CO2 रिटेन कर रहा है पेशेंट, COPD का एफर्ट्स करें, और CO2 जो है वो उसके अंदर रिटेन हो, COPD में वो नहीं निकाल सकते ना बेचारे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली रिमूव नहीं कर सकते, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी बॉडी में रहती है तो पेशेंट जो है वो कंफ्यूजन में चला जाता है, तो कहते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम CO2 को निकालें ताकि वो कंफ्यूजन उसकी भीतर हो, तो उसके लिए पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करवाते हैं। उसमें ये है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं, लेट्स से 17 पे रख लिया, 18 पे रख लिया, तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो बढ़ जाती है। फिर ये आई रेशो है, ये आई रेशो ये कैलकुलेट करते हैं, किसी के कोई ऐप की भी है जो किसने कल भी लारा लगाया था कि मैं कर दूंगा, लेकिन करता कुत्ता कोई नहीं है। ये कहता है कि 2.9 होती है नॉर्मल, ठीक है, ये हमें नहीं पता इसके बारे में ज्यादा, जो नहीं पता उसको छोड़ दें। ये भी फिक्स होता है, ट्रिगर जो होता है, ये परसेंटेज एक्सपिरेशन ये भी फिक्स होती है। पीप का अलबत्ता उसने कहा था कि आमतौर पर जब आप एक्सपायर करते हैं तो आपके एल्वुलर कोलैप्स कर जाते हैं, ज़रा एयर बाहर निकल गई ना, तो एल्वुलस तो यूं कोलैप्स हो जाएगा, तो एल्वुलस को हमने कोलैप्स नहीं होने देना, हम उसको चाहते हैं थोड़ा सा ओपन रहे ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो वो जो उसे कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, कि वो आप उसको ज्यादा पीप देनी है या कम पीप देनी है, यानी आपने उसको कितना प्रेशर देना है एल्वुलस को ओपन रखने के लिए। तो पीप आमतौर पे एडल्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर ज्यादा रखी जाती है, न्यूमोथोरक्स में कम रखी जाती है। अब क्यों रखी जाती है ये मुझे नहीं पता अभी, मैं इसके बारे में मुझे डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ये 0 से 5 तक इसकी रेंज है, और आपने न्यूमोथोरक्स में इसको कम रखना है और आपने ARDS में जो है उसको ज्यादा रखना है। इसके अलावा पीप का जो ताल्लुक होता है वो ब्लड प्रेशर से भी होता है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल पीप आपने अगर ज्यादा की थी तो ब्लड प्रेशर मैडम अगर नॉर्मल है ना तो पीप आपने 0 से 5 मतलब हाईएस्ट साइड पे, अगर कम है तो कम होती है तो उसमें हाइपोटेंशन में हम पीप को कम करते जाते हैं। हाँ, यानी लो ब्लड प्रेशर लो पीप, हाई ब्लड प्रेशर हाई पीप, और ARDS हाई पीप, न्यूमोथोरक्स लो। इसमें न्यूमोथोरक्स में जो पीप का कंसेप्ट है ना वो कम रखने का मकसद ये है कि आपका जो बैरोट्रोमा है ना उससे बचाया जाए। जितना आप प्रेशर दोगे वो तो पहले ही फटा हुआ है लंग, वो और फट जाएगा।